Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। सीटेट PYQ सीरीज़ 2023 में आज हम 22/12/2021 यानी 22 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम की ज़बान 2 उर्दू के सवालनामे को हल करेंगे। अगर आप इस सवालनामे की वीडियो को आखिरी तक देखते हैं, उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको सवाल हल करने का आइडिया मिल जाएगा। पिछली वीडियो में हमने 21/12/2021 यानी 21 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 की ज़बान 1 उर्दू के सवालनामे हल किए हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, जाकर देखें। उम्मीद है आपके इम्तिहान की तैयारी में मददगार साबित हो। तो चलिए बिना किसी देर के हम सवाल को हल करते हैं। लैंग्वेज 2 है यानी ज़बान 2, इसमें 30 सवाल होते हैं यानी 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं और 15 नंबर कंटेंट से या फिर कवायद से यानी ग्रामर से पूछे जाते हैं। बाकी वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी बता दूं कि हमें जो सवालनामे हल करने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी ज़बान 2 है, ज़बान 2 है, तो हमें सवाल मिलेंगे 121 से 150 तक। इन सवालों को हम हल करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन है, इबारत है, तो सवालात को हल करने से पहले हम इबारत का मुताला कर लेते हैं ताकि हमें सवालात हल करने में आसानी हो। वर्जिश सेहत के लिए ज़रूरी है, इससे जिस्म मजबूत होता है। जो लोग वर्जिश नहीं करते उन पर हर वक्त सुस्ती और काहली सवार रहती है। इसके बरक्स वर्जिश करने वाले लोगों की न तो जल्दी सांस फूलती है और न वो मेहनत का काम करने से थकन महसूस करते हैं, और दौड़ने से तो उनमें ताजगी पैदा होती है। वर्जिश करने के लिए सुबह का वक्त सबसे बेहतर है। आजकल तो हुकूमत ने पार्कों में वर्जिश करने का सामान लगा दिया है, वहाँ भी वर्जिश की जा सकती है। हर आदमी को चाहिए कि वो सुबह नाश्ते से पहले खुले मैदान में जाकर कुछ दूर दौड़कर वर्जिश करे। पहले लोग वर्जिश पर बहुत ज़ोर देते थे। इसका इतना रिवाज था कि हर मोहल्ले में एक अखाड़ा ज़रूर होता था, जहाँ मोहल्ला के लड़के और बूढ़े तक इकट्ठा होकर कुश्ती लड़ते थे। चलिए सवालनामे के पहले सवाल यानी सवाल नंबर 121 को हल करते हैं। वर्जिश करने से जिस्म कैसा हो जाता है? मजबूत, तंदुरुस्त, खूबसूरत या सिडौल? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है मजबूत। वर्जिश करने से जिस्म मजबूत हो जाता है। सवाल नंबर 122, किन लोगों पर सुस्ती और काहली सवार रहती है? जो खेल नहीं खेलते, जो वर्जिश नहीं करते, जो अच्छी ग़िज़ा नहीं लेते, जो बीमार रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। जो वर्जिश नहीं करते उन पर सुस्ती और काहली सवार रहती है। सवाल नंबर 123, वर्जिश करने वाले जब दौड़ते हैं तो उनमें क्या पैदा होता है? तवानाई, ताजगी, फुर्ती, चुस्ती? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है ताजगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 124, कौन सा वक्त वर्जिश करने के लिए बेहतर है? शाम का वक्त, सुबह का वक्त, 4 बजे का वक्त या सर्दियों का वक्त? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है सुबह का वक्त। सुबह का वक्त वर्जिश करने के लिए बेहतर है। हुकूमत ने कहाँ पर वर्जिश करने का सामान लगा रखा है? दुकानों में, बाज़ारों में, पार्कों में, गलियों में? पैसेज से जो सवालात आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको पैसेज ठीक से पढ़ने आ गया, समझने आ गया कि पैसेज को कैसे हल करना है, तो आपके ये सवालात चुटकियों में हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है पार्कों में। सवाल नंबर 126 है, पहले हर मोहल्ले में वर्जिश करने के लिए क्या होता था? ऑप्शन 1 अखाड़ा, खेल का मैदान, स्टेडियम, क्लब? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है अखाड़ा। अगला सवाल है सवाल नंबर 127, हुकूमत की जमा है, हुकूमत का प्लूरल है, हुकूमतें, हिकमतों, हाकिमों या हक्कामों? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है हुकूमत की जमा है हुकूमतें। अगला सवाल है सवाल नंबर 128, मजबूत का मुतज़ाद है यानी मजबूत का अपोजिट है कमज़ोर, दुबला, सुस्त या लागर? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कमज़ोर। अभी तक हमने उर्दू की जितने भी सवालात हल किए हैं उनको देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुतज़ाद और जमा यानी प्लूरल और अपोजिट या मुतरादिफ से सवालात ज़रूर किए जाते हैं। इसलिए आप प्लूरल
यानी जमा कुछ वर्ड के अपोजिट, कुछ वर्ड के मुतरादिफ ज़रूर देख लीजिएगा। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 से 135 तक के इबारत के सवालात हैं। रज़िया सुल्तान दरबार में बेनकाब आती थी, वो आवाम की मुहाफ़िज़ और मददगार थी। मुहाफ़िज़ मतलब सिक्योरिटी, आवाम को बचाने वाली, और मददगार हेल्पफुल थी। वो तमाम रियाया को एक नज़र से देखती थी। रियाया या मतलब प्रजा। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रज़िया सुल्तान ने मुल्क के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा। उनसे वो मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने मीर आखोर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी ग़ुलाम याकूत को दिया था। अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने रज़िया को तख्त से उतारने की साजिश की और टिंडा के गवर्नर अल्तवीना को बहकाकर बगावत करवा दी। इसी इबारत से सवालात हैं। सवाल नंबर 129 है, रज़िया सुल्तान अवाम की कौन थी? हमदर्द और गमगुसार, दोस्त और मुखलिस, मुहाफ़िज़ और मददगार और मोहसिन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है मुहाफ़िज़ और मददगार। वो आवाम की हिफाजत करती थी और उनकी हेल्प करती थी। सवाल नंबर 130 है, उसने आवाम में किस चीज़ को आम किया? बराबरी और भाईचारे को, मोहब्बत और प्यार को, ईमानदारी और मसावात को, दयानतदारी और बराबरी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है बराबरी और भाईचारे को। सवाल नंबर 131, वो मुल्की मामलात में किससे मशवरा करती थीं? अपने वज़ीरों से मशवरा करती थी, अपने 40 अमीरों से मशवरा करती थी, अपने करीबी साथियों से मशवरा करती थी, या फ़ौज के सिपा सालारों से मशवरा करती थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है अपने 40 अमीरों से मशवरा करती थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 132, उसने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दिया था? एक तुर्क अमीर को, एक फ़ौजी सिपा सालार को, अपने भाई को, एक हबशी गुलाम याकूत को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है एक हबशी गुलाम याकूत को। सवाल नंबर 133, रज़िया को किसने तख्त से उतारने की साजिश की? तुर्क अमीरों ने, उसके भाइयों ने, उसके फ़ौजियों ने, या उसके करीबी रिश्तेदारों ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है तुर्क अमीरों ने। सवाल नंबर 134 है, इख्तियार की जमा है इख्तियारात, इख्तियारातें, इख्तियारातों या इख्तियारातीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है इख्तियारात। अगला सवाल है सवाल नंबर 135, ईमानदार का मुतज़ाद है नेक, बेईमान, बेज़मीर या फ़र्ज़ शनास। तो ईमानदार का उल्टा होगा बेईमान। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 136 से पेडागोजी के सवालात शुरू हो गए हैं। सवाल नंबर 136 है, ज़बान की तालीम के हवाले से कौमी दरसियाती खाका 2005 का कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ऑप्शन 1 है, तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम मादरी ज़बान से शुरू करते हैं और स्कूली तालीम के 10 साल मुकम्मल होते होते वो 2 और ज़ुबानें सीख लेते हैं। यानी जितने भी बच्चे हैं अपनी स्कूली तालीम अपनी मदर टंग से शुरू करते हैं, अपनी मादरी ज़बान से, और स्कूल में 10 साल उनके स्कूल की एजुकेशन के 10 साल पूरे होते होते वो और 2 और ज़बानें सीख लेते हैं, 2 और दूसरी लैंग्वेज सीख लेते हैं मादरी ज़बान के अलावा। दूसरा ऑप्शन है, तमाम बच्चे रियासत की ज़बान अंग्रेज़ी और गैर मुल्की ज़बान सीखते हैं। जितने भी बच्चे हैं सब अपने स्टेट की लैंग्वेज अंग्रेज़ी और एक गैर मुल्की ज़बान सीखते हैं। ये बात सही नहीं है। गैर मुल्की ज़बान सब बच्चों को नहीं आती है और न ही सारे बच्चे जो हैं अंग्रेज़ी सीख पाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। तमाम बच्चे रियासत की तय करदा ज़बान में स्कूली तालीम हासिल करते हैं और जितनी ज़बानें मुमकिन होती है वो सीखते हैं। जितने भी बच्चे हैं रियासत की जो ज़बान सेट की गई है स्कूली तालीम में वो उनमें हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे अपनी मदर टंग में तालीम हासिल करते हैं या फिर जो ज़बान उनको आसान लगती है उसमें हासिल करते हैं। तमाम बच्चे आगे बढ़ने के लिए अंग्रेज़ी सीखते हैं। ये भी सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अंग्रेज़ी सीखकर ही आगे बढ़ें, बाकी ज़बानें सीखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। अपनी मादरी ज़बान सीखकर भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कि तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम मादरी ज़बान से शुरू करते हैं और स्कूली तालीम के 10 साल मुकम्मल होते होते वो 2 और ज़बानें सीख लेते हैं। कोई भी 2 ज़बान सीख लेते हैं बच्चे 10वीं तक आते आते।
अगला सवाल है सवाल नंबर 137। ज़बान के क्लासरूम में अदब की तदरीस से मकसद की तकमील होती है। यह कह रहा है कि ज़बान के क्लासरूम में, अगर लैंग्वेज के क्लासरूम में लिटरेचर की तदरीस हो, लिटरेचर की टीचिंग हो, तो क्या उससे मकसद की तकमील होती है, जो पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता है। तो ऑप्शन 1 है ज़बान की आमोजिश गौर व फ़िक्र और कवायद का फ़रोग़ होता है। ज़बान की आमोजिश सकाफ़त और समाजी मसाइल के इदराक का फ़रोग़, अखलाकी इक़दार का फ़रोग़, मुसन्निफ़ उसके ज़बानें और कामों के बारे में इल्म, बाद में मुसन्निफ़ बनने की। अगर ज़बान लैंग्वेज की क्लासरूम में अदब की तदरीस की जाए, अदब की टीचिंग की जाए, तो कौन से मकसद की तकमील होती है, कौन सा मकसद पूरा होता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ज़बान की आमोजिश, जब ज़बान पढ़ाई जाती है या अदब पढ़ाया जाता है, लिटरेचर, तो बच्चे ज़बान को लर्न करते हैं, ज़बान को सीखते हैं। सकाफ़ती और समाजी जो भी मसाइल हैं उनके इदराक का फ़रोग़ होता है बच्चों में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 138 है दर्ज झेल में से कौन ज़बान के एतबार से सरवतमंद और नक्शो निगार वाला माहौल बनाने में मुआविन होगा। क्लासरूम में चीज़ों का नाम लिखना और उन्हें चीज़ों पर चिस्पा करना, तलबा से क्लासरूम में चीज़ों के नाम अपनी ज़बान में बताने के लिए कहना, ऐसी फ़िल्म दिखाना जिसमें नीचे मतन दिया हो, कमरा जमात में एक प्रिंटर फराहम करना। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्लासरूम में चीज़ों का नाम लिखना और उन्हें चीज़ों पर चिस्पा करना से क्लासरूम में नक्शो निगार वाला माहौल बनेगा। सवाल नंबर 139 दरसियात से परे ज़बान लैग का मतलब है। लैग का फुल फॉर्म होगा लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम। उर्दू में बोलते हैं दरसियात से परे ज़बान का मतलब क्या है। मवाद के क्लासरूम में ज़बान की आमोजिश, कंटेंट के क्लासरूम में लैंग्वेज की लर्निंग, या ज़बान के क्लासरूम में मवाद या मौजू की आमोजिश, या ज़बान की कोई क्लास है, लैंग्वेज की कोई क्लास है, उसमें कंटेंट या किसी भी टॉपिक की लर्निंग, या दरसियात में ज़बान को जोड़ना, या आमोजिश की ज़बान व सकाफ़त। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। मवाद के क्लासरूम में ज़बान की आमोजिश, कोई टीचर बच्चे को कोई कंटेंट पढ़ा रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी ज़बान में ही वो पढ़ाएगा, इससे ज़बान की आमोजिश भी हो जाती है, बच्चा ज़बान भी सीख जाता है और जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो भी सीख जाता है। तो इसी को दरसियात से परे ज़बान यानी लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम कहा जाता है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन ज़बान की लर्निंग के हवाले से दुरुस्त नहीं है। यह नेगेटिव सवाल है। अगर तमाम आमोज़गार किसी ज़बान से खातिर खा सरोकार रखे तो वो उस ज़बान को सीख सकते हैं। जितने भी लर्नर हैं किसी भी ज़बान से वो अगर सरोकार रखें, वो टच में रहें, तो वो उस ज़बान को सीख सकते हैं। ज़बान की आमोजिश में वक्त लगता है, ज़बान की लर्निंग में वक्त लगता है। यानी ज़बान की आमोजिश मानी अखज़ करना है, ज़बान की आमोजिश मीनिंग समझना है, या ज़बान की आमोजिश के लिए कवायद की आमोजिश ज़रूरी है। किसी ज़बान को सीखने के लिए उसकी ग्रामर को सीखना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम कोई नई ज़बान सीखते हैं, उस ज़बान को सीखने के लिए हमें उसके ग्रामर से भी वाक़फ़ियत हासिल करनी होगी, हमें उसके कवायद को भी सीखना होगा, तभी हम कोई ज़बान सीख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 141। अगर किसी 12 साल की उम्र के तालिब इल्म को हिंदुस्तानी सयाक़ में जर्मन या फ़्रांसीसी ज़बान सिखाया जाए तो उसे कहा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट 12 साल का है और उसको हिंदुस्तानी ज़बान की हेल्प से उसे जर्मन या फ़्रांसीसी ज़बान सिखाया जाए तो उसे क्या कहेंगे। ज़बान की आमोजिश यानी ज़बान की लर्निंग, या ज़बान का इक्तसाब, या मतलब लैंग्वेज का एक्विजिशन, पढ़ी हुई ज़बान की आमोजिश, जो ज़बान पढ़ी हुई है उसकी लर्निंग, या ज़बान का इजाफ़ा। नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है ज़बान की आमोजिश, क्योंकि बच्चे को नई ज़बान सिखाई जा रही है, जर्मन या फ़्रांसीसी बच्चे को सिखाई जा रही है, तो इसे हम ज़बान की आमोजिश यानी लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे। लैंग्वेज लर्निंग, आमोजिश को हम लर्निंग कहते हैं और इक्तसाब को एक्विजिशन कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 142। 8वीं जमात में सफ़रनामे पर बातचीत के बाद उस्ताद सफ़रनामे के ख़यालात और नज़रियात पर मुबनी बहस व मुबाहिसे की सरगर्मी को अंजाम देना चाहता है। 8वीं जमात के एक उस्ताद ने सफ़रनामे पर डिस्कस किया।
بحث میں جو خیالات و نظریات نکل کے آئے اس پہ وہ ایک سرگرمی کرنا چاہتے ہیں، ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں۔ تو طلبہ چاہے اس کے حق میں ہو یا نہ ہو، اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں؟ کام پر مبنی سرگرمی، یا تفتیشی سرگرمی، یا تنقیدی فروغ، یا بات چیت کی سرگرمی؟ آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے تفتیشی سرگرمی۔ تفتیشی سرگرمی۔ سوال نمبر 143، زبان کے سائنٹیفک مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ لسانیات، زبان کی سائنس، قواعد، یا بات چیت کا مطالعہ؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے لسانیات کہتے ہیں ہم، انگلش میں کہتے ہیں لنگوسٹک۔ لنگوسٹک۔ نمبر 144، زبان کے اکتساب کا کون سا انداز نظر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمام انسانوں کو یکساں اصول و ضابطے وراثت میں ملے ہیں؟ لینگویج لرننگ کی ایسی کون سی تھیوری یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کو یکساں اصول و ضابطے وراثت میں ملتے ہیں، جو انسانوں کی زبانوں کو کلیوں کو قابو میں رکھتے ہیں، اور تمام انسانی زبانیں ایک دوسرے کے مماثل ہیں، اور جتنی بھی انسانی زبانیں ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں؟ عالمی قواعد کا انداز نظر، قواعد کی وضاحت کا انداز نظر، کام پر مبنی زبان کی تدریس، یا ماں بعد طریقہ کار؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے عالمی قواعد کا انداز نظر، یونیورسل گرامر تھیوری۔ عالمی قواعد کا انداز نظر، یونیورسل گرامر۔ پیڈاگوجی میں آپ اسے یونیورسل گرامر تھیوری کو پڑھے ہوں گے۔ جتنی بھی تھیوری آپ نے پڑھی ہے اس میں لینگویج کی جو ایک تھیوری ہے عالمی قواعد کا انداز نظر، یونیورسل گرامر تھیوری ہے۔ سوال نمبر 145 ہے، زبان کی آموزش کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ نیچے دیے گئے آپشنز میں یا نیچے دیے گئے بیان میں کون سا زبان کی آموزش، زبان کی لرننگ کے حوالے سے صحیح ہے؟ اگر کوئی شخص کسی ایک زبان کا اچھا قاری ہے تو وہ دوسری زبان کا بھی اچھا قاری ہو سکتا ہے۔ دوسری زبان کی آموزش میں پہلی زبان حائل ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی دوسری زبان سیکھ رہے ہیں تو پہلی زبان جو ہے اس میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کئی زبانوں کی آموزش طلبہ پر بوجھ ہوتی ہے۔ طلبہ جب کئی زبان سیکھتے ہیں، کئی زبان سیکھنا ان پر بوجھ ہوتا ہے، یا اہل زبان کا تلفظ سب سے موزوں ہوتا ہے۔ جو زبان جانتے ہیں ان کا تلفظ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو ان سارے بیانات میں کون سا بیان درست ہے؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک زبان کا اچھا قاری ہے تو وہ دوسری زبان کا بھی اچھا قاری ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اردو اچھی طرح سے جانتا ہے تو اگر وہ کوئی نئی زبان سیکھے گا تو وہ بھی اچھی طرح سے اسے جانے گا۔ سوال نمبر 146، کل جسمانی رد عمل یعنی ٹوٹل فزیکل رسپانس جس میں استاد زبان کے بارے میں احکام جاری کرتا ہے۔ ٹوٹل فزیکل رسپانس میں کیا ہوتا ہے کہ استاد کوئی بھی لینگویج کے بارے میں احکام جاری کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور طلبہ جسمانی طور پر اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ٹیچر کوئی ایک بات بول دیا، طلبہ جو ہے اپنے جسم سے فزیکل طور پر رسپانس کرتے ہیں۔ اس کا شمار زبان کی آموزش کی کس حکمت عملی میں ہوتا ہے؟ یہ جو طریقہ ہے زبان کی لرننگ کی کون سی اسٹریٹجی کہلاتی ہے؟ تو ماں بعد وقوفی حکمت عملی، یا وقوفی حکمت عملی، تاثراتی حکمت عملی، یا لفظیاتی حکمت عملی؟ آپشن نمبر 4 اس کا کریکٹ آنسر ہے لفظیاتی حکمت عملی۔ نمبر 147، چھٹی جماعت کا استاد اپنے گھر سے کچھ چیزیں اور مواد لے کر آتا ہے تاکہ 4 طلبہ پر مشتمل گروپ میں وہ ذخیرہ الفاظ کے کام کو انجام دے سکے۔ بچوں کے 4 گروپ بنا دے اور اس پر جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبلری کے جو کام کروانا چاہ رہا ہے ٹیچر اس کو انجام دے سکے، اور پھر پوری کلاس اس سرگرمی کو خود کرے، اور پھر پوری کلاس اس ایکٹیویٹی کو خود سے کرے۔ زبان کی تدریس میں یہ اشیاء اور مواد کیا کہلاتے ہیں؟ ٹیچر جو اپنے گھر سے اشیاء یا چیزیں یا مواد لے کر آیا ہے تو زبان کی ٹیچنگ میں یہ کیا کہلائیں گی؟ آموزش کی گھریلو اشیاء، کلاس روم میں رکھے ہوئے سامان، یا زبان کا تدریساتی مواد، یا نقل صورت؟ آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہے زبان کا تدریساتی مواد۔ اگلا کویشچن ہے کویشچن نمبر 148، درسی کتب تخلیق کاروں کی نظموں، کہانیوں، ڈراموں اور دوسری قسم کی تحریروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے وہ رائٹر کی نظموں، کہانیوں، ڈراموں یا جو بھی قسم کی تحریر ہے اس پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ہمیں اس طرح کے مواد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ مواد مستند اور فطری زبان میں ہوتے ہیں۔ درسی کتب ہی استعمال کرنے کے مقصد سے لکھے جاتے ہیں۔ انہیں معروف و مشہور تخلیق کار لکھتے ہیں۔
आसान ज़बान में होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, मुस्तनिद और फितरी ज़ुबान में होते हैं। सवाल नंबर 149 है, एक उस्ताद महीने में 3 बार ज़बानी जांच और 1 बार ओपन बुक टेस्ट किताब रखकर जवाब देना मुनक्किद करता है और इस तरह वो तलबा का अंदाज़ा कदर करता है, इस तरह वो तलबा का इवैल्यूएशन करता है। इस तरह की जांच को क्या कहा जाता है? तकमीली जांच, तश्कीली जांच, ज़बानी और तहरीरी महारतों की जांच या पोर्टफोलियो की जांच। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव टेस्ट। किसी भी कोर्स या किसी भी क्लास के दरमियान बार बार जो टेस्ट लिया जाता है उसे हम फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं, ताकि बच्चे की लर्निंग जांच सके। और सवालनामे का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 150, दर्ज झेल में से कौन बयान दुरुस्त है? नीचे दिए गए कौन से बयान दुरुस्त हैं? इशारती ज़बान सिर्फ इशारों का मजमूआ होती है, इशारती ज़बान का कवायद होता है, साइन लैंग्वेज की ग्रामर होती है, दुनिया सिर्फ एक इशारती ज़बान है, या इशारती ज़बान की आमोज़िश सबके लिए मुमकिन नहीं है। इशारती साइन लैंग्वेज सीखना सबके लिए मुमकिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, इशारती ज़बान का कवायद होता है, साइन लैंग्वेज की भी ग्रामर होती है। स्टूडेंट्स, आज हमने सीटेट एग्ज़ाम जो 22/12/2021 को हुआ था उसके सवालनामे ज़बान 2 उर्दू के सवालनामे को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में किसी सवाल में आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर अपने डाउट्स सवाल के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।